Number 2, entity paper number 2, principle of education and child care education. There is 18 question in your notebook or notes. The first question is, describe the meaning and aims of ancient Indian system of education. Describe the main features of ancient Indian education system. How many of you were the very first class? Before starting my Indian education system or ancient education system, first I'm going to clear the what is the meaning of education. What's your name? आकृति. आकृति लास्ट क्लास में मैं डिस्कस किया था एजुकेशन. आप बताओ. Education meaning is giving us our knowledge. Knowledge And confidence. Confidence. Our rights. Rights. Can you explain me how the education gives you rights? Because we are educated, so we know what is wrong and what is right. So It develops you, yes, it develops. but it is not education. Education का मतलब होता है कि इनहेरेंट जो एबिलिटीज होती हैं उनको डेवलप करना. हर बच्चा किसी ना किसी क्वालिटी के साथ पैदा होता है. एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन ऑफ द जीन जो भी जीन्स एक्टिव होता है, इसलिए हर बच्चा इंडिविजुअल होता है. कोई क्रिएटिव है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई टेक्निकल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो कोई थ्योरेटिकल. वो इसलिए क्योंकि जो जीन्स उस टाइम एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन जो जीन्स सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, वो उसी को एक टीचर एजुकेशन के थ्रू बाहर निकालता है. आप पूरे इसमें आप यही चीज़ पढ़ेंगे कि किस तरह से फिलोसफर्स ने क्या बोला और लीडर्स ने क्या बोला एजुकेशन के बारे में. यस, यू हैव एनी डाउट? No. जो आप एजुकेशन सिस्टम आज देख रहे हैं वो एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं है. ठीक है. हमारा एंशियंट एजुकेशन सिस्टम को 3 पीरियड में डिवाइड किया है. पहला आपका एंशियंट है, दूसरा आपका मिडिवल है और तीसरा आपका मॉडर्न पीरियड ऑफ एजुकेशन. अभी आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका एंशियंट का है. एंशियंट एजुकेशन सिस्टम इसमें इतना इलेबोरेटेड नहीं है, बस थोड़ा सुन लीजिए फिर आपको समझ में आएगा. एंशियंट एजुकेशन 2 पीरियड्स में डिवाइड हुआ है, वैदिक एंड बुद्धिस्ट. वैदिक भी 2 पीरियड्स में डिवाइड हुए, सॉरी, लेटर और अर्ली. ठीक है. एंशियंट एजुकेशन सिस्टम में आपकी फर्स्ट लाइन है, ये पूरा वैदिक सिस्टम किसके चारों तरफ घूमेगा? गुरु के चारों तरफ. आपकी फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ था टर्म गुरु. ठीक है. इसी गुरु वर्ड से निकल कर आया है आपका गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम. जो आपने जितने भी माइथोलॉजिकल सीरियल्स आज तक देखे, चाहे महाभारत है चाहे रामायण है, उसमें कहाँ जा रहा है बच्चा? गुरुकुल में जा रहा है. अर्ली वैदिक में हर किसी को इरेस्पेक्ट ऑफ द वर्णास ऑफ द सोसाइटी, चाहे वो क्षत्रिय है, चाहे वो शूद्रा है, चाहे वो मतलब रॉयल फैमिली से, एवरी वर्णा हैज़ द राइट टू गेट एजुकेशन. बट यहाँ पे सुप्रीम पावर कौन था? ब्राह्मण्स. ब्राह्मण्स ही इतने पावरफुल हो गए कि पहले क्या था, कास्ट बेस्ड सिस्टम था पहले से ही, लेकिन कास्ट के बेस पे हम वो कास्ट चेंज कर सकता था अकॉर्डिंग टू द वर्क एंड प्रोफेशन. सपोज एक शूद्र है, अगर वो वैश्याज में जा रहा है, उसने वैश्य वाला काम का ट्रेडिंग शुरू कर दिया, तो वैश्य क्लास को बिलोंग करने लग गया. लेकिन धीरे धीरे ब्राह्मण्स ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, जन्म के आधार पे ही एक कास्ट सिस्टम होगा, कैटेगरी, और आज तक वो चल रही है स्टिल. ठीक है. तो जब बाय बर्थ हो गया
तो लास्ट में आके जो आपकी जब आप पैराग्राफ रीड करेंगे तो ये वर्ड आएगा कि सिर्फ 3 ही क्लासेस को राइट हो गया। तो जब ये बाय बर्थ हो गया तो शूद्रास को लेटर वैदिक पीरियड में एजुकेशन सिस्टम से अलग कर दिया कि नहीं, इनको कोई राइट नहीं है पढ़ने। ठीक है, इस एजुकेशन सिस्टम में हर चीज ओरली होती थी, गुरु बताते थे, रोट मेमोराइजेशन ज़्यादा, मंत्रों का उच्चारण था, स्पिरिचुअलिटी थी, गॉड थे और वेदोस का ज्ञान था, थोड़ी बहुत साइंस। ठीक है, जैसे मैथमेटिक्स हो गया, एस्ट्रोनॉमी हो गया, ये कुछ साइंस थी जो एंशिएंट वैदिक पीरियड में चल रही थी। इसके अलावा एक फीचर और भी है, बच्चों को वहीं पर रहना होता था, चाहे वो रॉयल फैमिलीज से हैं, चाहे वो क्षत्रियाज हैं, चाहे वो वैश्याज हैं, गुरुकुल में रह के पढ़ना होता था, प्लस एल्म्स के थ्रू उनको अपनी अर्निंग करनी होती थी। लास्ट में गुरु दक्षिणा। ये सिस्टम आपका जो बच्चे 24 साल तक, मतलब 10 से 11 साल तक बच्चे आ गए और 24 साल तक वो गुरुकुल में रहेंगे टू कंप्लीट देयर एजुकेशन। उसके बाद जो जाते हैं और फिर उसके बाद 32 ईयर्स का एजुकेशन, 24 के बाद 32 साल तक कर सकते हो, उसके बाद 48। जो 24 में स्किप करते थे वो अपने डोमेस्टिक लाइफ में आ गए। कुछ लोग 32 के बाद छोड़ के डोमेस्टिक लाइफ में आ गए, लेकिन जो 48 ईयर्स के लोग हैं ये मोक्ष, वही गुरु जो क्या ना, गुरु शिष्य रिलेशनशिप चल रही थी, बहुत गार्डियन रिलेशनशिप थी, एक दूसरे का ध्यान रखते थे। ठीक है, ये आपका पूरा है एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम। अब ये वैदिक में, अब आ जाइए बुद्धिस्ट। जब ब्राह्मण सुप्रीम होने लगे तो लोग उनसे परेशान होने लगे। रिचुअल, सेक्रीफाइसेस, इतने पूजा पाठ, इतने धर्म कर्म उन्होंने बता दिए, इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस बता दिए कि लोग उनसे, जो एक नॉर्मल आदमी था वो बहुत फ्रस्ट्रेट होने लगा। यहाँ आए, कौन उभर के आया? बुद्धिस्ट, क्योंकि इन्होंने बोला एवरीवन हैज द राइट टू गेट एजुकेशन। ठीक है, हर किसी को शिक्षा का अधिकार है। यहाँ पे वुमेन्स नहीं थी, यहाँ पे वुमेन्स थी लेकिन बहुत कम। औरतों को घर में ही रहना, वही घर में रहने वाला काम था, और एजुकेशन से बॉयज़ के, इसमें भी बॉयज़ के लिए थी। ऐसा नहीं है कि पूरा, कुछ लेडीज ऐसी हैं जो बुद्धिस्ट सिस्टम में काफ़ी उभर के रही, बहुत अच्छी स्कॉलर्स रही। बुद्धिस्ट, इनका मेन प्रोपोगेंडा क्या था? टू रियलाइज, एक मॉरल एजुकेशन ज़्यादा थी, वेदोस का ज्ञान, मॉरल एजुकेशन, और एक अच्छा नागरिक बनाना जो स्पिरिचुअल हो। ठीक है, इनका भी स्पिरिचुअलिटी भी था, लेकिन एक फीचर अलग ऐड हो गया था। एक तो इनको बुद्धिस्ट को प्रोवोक करना था, बुद्धिज्म को प्रमोट कर रहे थे। दूसरा स्पिरिचुअलिटी, कि सिर्फ आप पढ़ के ही हासिल कुछ नहीं कर सकते, अपने कर्मों को भी बदलो, तभी आपकी सही शिक्षा है। ठीक है, ये पूरा सिस्टम अगर आप ओवरऑल देखो, एंशिएंट में हम किसकी बात कर रहे हैं? गॉड की, स्पिरिचुअलिटी से, नथिंग एल्स। और उसके बाद थोड़ा बहुत काम जो क्षत्रिय, देखो धनु विद्या पहले से ही चली आ रही है, जो बेसिक जिस कैटेगरी के लोग थे उनको वो हर चीज़ सिखाई गई, एजुकेशन, मंत्र उच्चारण। लेकिन यहाँ पर भी ओरली है और यहाँ भी काफ़ी हद तक ओरली है। बुद्धिज्म में रिटर्न होना शुरू हो गया था, लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। उपनयन, ये एक सेरेमनी होती थी, बच्चे के साथ में गुरु को हवन पूजा पाठ कराया जाता था, और बाद में उस बच्चे को एक अक्षर बनवाया जाता था एंड उसे बोला जाता था, इस उपनयन का मतलब होता है कम क्लोजर। ठीक है, इसका अगर इंग्लिश में जो मीनिंग है वो है कम क्लोजर। किसके क्लोजर? गुरु के पास भेजना, शिष्य को गुरु के पास भेजना है। तो एक सेरेमनी कंडक्ट कराई जाती थी, जिसमें बच्चे के साथ पूजा पाठ होता था और बच्चे से अक्षर बनवाए जाते थे ग्रेन्स के ऊपर, और बच्चे को, और इस तब से माना था कि बच्चे की जो शिक्षा है वो शुरू हुई है।
एक फॉर्मल एजुकेशन को स्टार्ट करने के लिए हम आज एडमिशन्स कराते हैं, टेस्ट दिलाते हैं, तो ये एक रिचुअल होता था जिसको बोलते थे उपनयन संस्कार। नहीं, इट्स नॉट नॉट लाइक अ टेस्ट, इज अ, जैसे हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं ना, नई स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने कोई ऑफिस खोला तो हम पूजा कराते हैं और एक नई स्टार्ट करते हैं, तो ये माना जाता है कि फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट होने से पहले एक कि हमने गुरु के पास उसको भेज दिया। रामायण में ये आया था छोटा सा, तो मेरे को समझ में नहीं आया था वो ये है उपनयन। द वर्ड उपनयन मीन्स टू टेक क्लोज टू और बीइंग इन टच विद, गुरु के पास जाना। ये 8, 11 and 12 फॉर द ब्राह्मण, क्षत्रियाज एंड वैश्यास रेस्पेक्टिवली। ब्राह्मण 8 साल की उम्र में, क्षत्रियास 11 साल की उम्र में और वैश्यास 12 साल की उम्र में कहाँ चले जाएंगे? गुरुकुल। क्लियर? दिस सेरेमनी सिग्नल द चाइल्ड ट्रांजिशन फ्रॉम इन्फेंसी टू चाइल्डहुड एंड इनिशिएशन टू इनटू एजुकेशनल लाइफ, यानी कि फॉर्मल एजुकेशन इसके अब स्टार्ट हो जाए। ये अब अलग अलग, जैसे ब्राह्मण्स तो 48 तक भी जाते थे, ऐसे ही बुद्धिस्ट में भी एक एज साइकिल था कि एक एज के बाद अगर जिनको भिक्षु बना था, मॉन्क्स में कन्वर्ट होना था, तो वो 24-25 के बाद भी भिक्षु बुद्धिस्ट एजुकेशन स्टार्ट रखते थे। जैसे ये आपका जो वैदिक सिस्टम है, वैदिक है, वो गुरुकुल्स में होता था। बुद्धिस्ट एजुकेशन मठ और विहार में कंडक्ट होता था। ठीक है। जो सबसे बड़ी पहली यूनिवर्सिटी हमारी तक्षशिला रही है, वो एक टाइम के बाद डिक्लाइन पे आई। फिर नालंदा यूनिवर्सिटी ने, तक्षशिला यूनिवर्सिटी ब्राह्मण्स की एस्टैब्लिश हुई है, वाज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी, लेकिन एक प्रॉपर यूनिवर्सिटी जो निकल के आई वो नालंदा यूनिवर्सिटी थी। हाँ। जो कि बुद्धिस्ट ने एस्टैब्लिश करी थी। वहाँ पर सब कुछ जीडी, सेमिनार्स, हर चीज़ कंडक्ट होती थी। ऑल फ्रॉम बहुत बाहर से स्कॉलर्स आते थे डिस्कशंस और सेमिनार्स करने के लिए। ये जो जीडी आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इतना फेमस है, या स्कूल में भी जीडीज करवाए जाते हैं, ग्रुप डिस्कशन जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, वो बहुत पहले से है, यहाँ पर आज से नहीं है। और जो 1-to-1 टीचर से इंडिविजुअल इंटरेक्शन होता था गुरुओं का शिष्य से, इंडिविजुअल इंटरेक्शन भी होता था। जो टेस्ट हम लोग एग्जाम्स लेते हैं आज के एजुकेशन सिस्टम में, पहले इंडिविजुअल इंटरेक्शन होता था, इंटरव्यू, साक्षात्कार, साक्षात्कार जिसको आप बोलते हैं, इंटरव्यू। उसके बाद तो ही तो उसको पास किया जाता है कि आपके पास वो नॉलेज है या नहीं है। सेलिबेसी, ब्रह्मचार्य, ये तो वर्ड से क्लियर है, ठीक है। और एम सिस्टम यानी भिक्षा मांगने का था। आप जो भी आप गुरुकुल में, कोई भी बाहर से कोई पैसा नहीं आएगा, किसी के पेरेंट्स, जैसे रॉयल फैमिलीज भी थी। क्यों नहीं, क्यों था एम सिस्टम? ताकि जैसे आज हमारे यहाँ एक यूनिफॉर्म है ना, क्या वो बिजनेस क्लास से बच्चा रहे, चाहे सर्विस क्लास से आ रहा है, चाहे वो ग्राउंड लेवल से बच्चा है, एक यूनिफॉर्म है स्कूल्स में। क्यों? क्योंकि ताकि कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसलिए एम सिस्टम था कि चाहे वो एक रॉयल फैमिली को बिलोंग करता है, चाहे वो क्षत्रिय है, चाहे वो वैश्य है, वैश्यास में आता है, आप सबको भिक्षा ही मांग के अपना पूरा जो एजुकेशन स्टूडेंट लाइफ है वो पूरा आपका एम्स बेस्ड रहेगा। हर एक को भिक्षा मांग के लाना। इसलिए श्री कृष्ण ने भी एम सिस्टम फॉलो किया और श्री राम ने। फिर है आपका सर्विस टू द टीचर। हर बच्चे को, जैसे आज स्कूल में ड्यूटीज अपॉइंट होती हैं बच्चे के लिए, टीचर्स करते हैं ना कि आप ये करोगे, आप ये करोगे, पहले भी था। हर बच्चे को, हर स्टूडेंट को, जितने भी शिष्य थे उनको एक ड्यूटी दी जाती थी। और ये सारे बच्चों का धर्म होता था कि आप अपने टीचर की सेवा करेंगे। दे यूज टू क्लीन द कुटिया ऑफ देयर गुरुज, ठीक है। और जो गुरु माँ होती थी, जो बच्चे बहुत छोटे उम्र में आ जाते थे, तो वो भी उनको सपोर्ट करती थी, जैसे कहानी सुनाना, ताकि उनको मदर्स की याद ना आए। प्रैक्टिकल, लाइक डे केयर, हाँ, लाइक डे केयर काइंड ऑफ। प्रैक्टिकल नॉलेज, हर चीज़ का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता था वहाँ पे, कि आप ओरल रोट मेमोराइजेशन के साथ साथ आप प्रैक्टिकल नॉलेज भी लोगे। जैसे खेती को सिखाना, पशुपालन करना, ये सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज में आती थी। एजुकेशन फॉर इंडिविजुअल, वही मैंने आपको बोला है ना, 1-to-1 इंट्रैक्शन, ये एजुकेशन फॉर इंडिविजुअल। ड्यूरेशन ऑफ एजुकेशन, प्लीज रीड इट आउट।
Nature of education. Education is a lifelong process. How? Education is a lifelong process. How? एजुकेशन हर टाइम मतलब जो भी एजुकेशन हमारे साथ हमेशा रहेगी, चाहे वो कोई भी सिचुएशन है, या हम लर्न करते रहेंगे. Learn करते रहेंगे. Every day we are learning We are something. motivated and thinking about the new creativities. Yes. If we are learning something new, Yes. we are get education. We are developed and we are educated. Education is a deliberate process. The process is not only conscious but also deliberate. The education is fully aware of the fact that his aim is to develop the personality of the child. हम एजुकेट क्यों करते हैं? ताकि उसके बच्चे का पूरी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट है. एजुकेशन इज अ डायनामिक प्रोसेस, कीप्स ऑन चेंजिंग. जो एजुकेशन आप अपने टाइम पे फॉलो कर रहे थे सिस्टम में, जो थियोरिटिकल सब्जेक्ट्स ले रहे थे, और आज में कितना डिफरेंस है, और आने वाले टाइम में भी डिफरेंस आएगा. बुक्स में डिफरेंस है, मेथड ऑफ टीचिंग में डिफरेंस है. जैसे फॉर एग्जांपल पहले टीचर सेंटर्ड एजुकेशन होती थी, अब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है. टीचर अगर कोई प्लानिंग करती है तो बच्चों को ध्यान में रख के करती है, अपने को ध्यान में रख के नहीं. बट जो हमारे फादर का टाइम रहा या हम लोगों का रहा होगा, तो उस टाइम टीचर एजुकेशन, टीचर सेंटर, टीचर को ये कराना है, ये कराना है, ये कराना है. अब बच्चे को हम ये कराएंगे, ये कराएंगे, ये करेंगे. सीधा डिफरेंस. बुक्स, आप बहुत पुराने जो एडिशन होंगे एनसीईआरटी के, वो बुक्स आप देखेंगे, देयर वाज नो पिक्चर एट ऑल. कोई स्टोरी टेलिंग नहीं था, ब्लैक एंड वाइट. बट द नीड ऑफ द टाइम, बच्चों को कितना इंटरेक्टिव हम बना सकते हैं, बुक्स को कितना इंटरेक्टिव बना सकते हैं. इसलिए देयर इज अ टू कैरेक्टर्स इन साइंस बुक, भूजो एंड पहेली. दे आर आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम ईच अदर. ये क्या है? द डायनेमिक एजुकेशन. जैसी नीड है टाइम की, उस हिसाब से एजुकेशन भी चेंज होती है. फॉर्मल एजुकेशन दैट यू नो वेरी वेल. फॉर्मल जो स्कूल एजुकेशन होती है वो फॉर्मल एजुकेशन है. कॉलेजेस में, स्कूल्स में जो एक टाइम पीरियड के और एक 4 वॉल्स ऑफ बिल्डिंग जो हम लेते हैं एजुकेशन, उसको बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन. इनफॉर्मल एजुकेशन, अगर आप अपने फ्रेंड से कुछ सीख रहे हैं, इनफॉर्मल. हाँ, डायरेक्ट आपकी स्कूल एजुकेशन भी ज़्यादातर इसमें आती है. डायरेक्ट एजुकेशन कंट्रोल एनवायरनमेंट ऑफ एजुकेशन इज इम्पार्टेड इन अ स्पेसिफिक वे एंड फॉर स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम. कोई कोर्स हम कर रहे हैं, जैसे आप लोग कर रहे हैं, स्पेसिफिक ड्यूरेशन है उसका, और एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में आप पढ़ते हो. इनडायरेक्ट जो होती है वो इज़ नॉट अ प्री प्लान्ड एजुकेशन. रैंडमली या किसी इवेंट के थ्रू आप कुछ सीख गए, या एकदम से हमने कुछ प्लान नहीं किया लेकिन हाँ सोचा कि ये चीज़ भी करा दे, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट एजुकेशन. जनरल एजुकेशन, liberal that education imparted up to a certain age to sharp intellect, जनरल लाइफ सक्सेसफुली. जो आप प्री प्राइमरी स्कूल्स करते हो ना, ये जनरल एजुकेशन है, जो हर बच्चे को पता होना चाहिए. गुड हैबिट फॉर्मेशंस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, ये जनरल एजुकेशन है. बच्चों को सबको ग्रीट करना चाहिए अपने एल्डर्स को, तो हम क्या, ये जनरल एजुकेशन. चाहे आप किसी भी कास्ट को बिलोंग कर रहे हैं, किसी भी रिलीजन को बोलेंगे, जनरल एजुकेशन जो हम हर बच्चा, हर फैमिली अपने बच्चे को देती है. इंडिविजुअल एजुकेशन is aim that is imparted for preparing specific vocation which requires special interest and aptitude. For example, engineering, medical. Specific education वो एजुकेशन हम पर्टिकुलर फील्ड के लिए पढ़ते हैं, चाहे मेडिकल कर रहे हैं, चाहे हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, चाहे हम इंटीरियर डेकोरेशन में कर रहे हैं. तो डिफरेंट वोकेशनल एजुकेशन जैसे इंटरेस्ट एरिया के हिसाब से होते हैं. इंडिविजुअल एजुकेशन, आपका इंटरेस्ट आर्ट एंड क्राफ्ट में है, गो फॉर इट. आपका इंटरेस्ट थियोरेटिकल क्लासेस में है, आप उसके लिए पढ़ रहे हो. तो इंडिविजुअल एजुकेशन जिसमें उस इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है.
collective education, group of class, group or classes which involve specific subject, timetable and duration of time, just like school. Education, three-dimensional process: teacher, child and society. Why we are getting education? सिस्टम पे काम करना है. ये जो आपका अभी जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा है ना, 10+2+10+2 वाला +3 ग्रेजुएशन वाला, ये आपका ब्रिटिशर्स का ही दिया हुआ है. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आई उसमें. सबसे पहले उन लोगों ने काम किया, ब्रिटिशर्स को रियलाइज़ हुआ कि हमें क्या करना है कि पहले ना यूनिवर्सिटी लेवल पे लोगों को पढ़ाना है. अब यूनिवर्सिटी बच्चे कहाँ से आएंगे, सेकेंडरी लेवल पे बच्चा नहीं होगा. फिर वो सेकेंडरी लेवल पे काम किया और फिर उन्होंने प्राइमरी पे काम किया. तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया था उसी को और अपग्रेड किया आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो कमीशंस बने. कमीशंस क्या बने कि कमेटीज़ बनी, एक ग्रुप ऑफ पीपल बना कि आप अपनी रिकमेंडेशंस दो कि इसमें हम क्या चेंज कर सकते हैं. तो पहला कमीशन जो बना वो बना यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन. वहाँ पे वुमेन एजुकेशन की बात वहाँ पर भी हुई पहले, लेकिन सिर्फ रिकमेंडेशंस होती रही. रिकमेंडेशंस आती गई, इम्प्लीमेंट हुई, नहीं हुई, फिर आती गई, फिर हुई, नहीं हुई. यूनिवर्सिटी के बाद लोगों इंडियन गवर्नमेंट सोचा कि यूनिवर्सिटी पे तो हम काम कर चुके, अब हम कहाँ जाएं, सेकेंडरी लेवल पे, यानी 5th to 8 जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम, सेकेंडरी एजुकेशन सिस्टम आता है आपका. ठीक है, फिर उन्होंने उसके लिए रिकमेंडेशंस ली. उसके बाद अब वहाँ पे रिकमेंडेशंस, वहाँ पर अब सारा रिसर्च करने के बाद फिर प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम जो हमारा प्राइमरी विंग है, जो हमारा बिल्कुल बेसिक एजुकेशन. रिकमेंडेशंस आती गई और इम्प्लीमेंट होती गई. कमीशन ऑफ 1948. मैंने इसमें आपका एजुकेशन ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया था. फिर हमारा इंडिपेंडेंस के बाद इसका ये था क्वेश्चन नंबर 3. प्लीज़ घर जाके आज का पढ़ा अगर आपने रीड भी कर लिया ना तो आपको समझ में आ जाएगा सारा. सॉरी. पहला पैराग्राफ पढ़ो प्लीज, जल्दी जल्दी थोड़ा सा. सिर्फ रोट मेमोराइजेशन कराते हैं तो उससे कोई फायदा नहीं है. तोते की तरह बस हमें सिखा दो. हम जानवर को भी सकते हैं ना, डॉग को भी सिखाते हैं ना घर में, सिट डाउन, गो, कम, पर वो ट्रेंड होता है, एजुकेटेड नहीं है ना. तो ये जो कमीशन मैंने आपके बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग कमीशंस की कर दी तो आपको भी क्लियर नज़र आ जाएगा कि कमीशन है क्या. ठीक है, इन्होंने क्या क्या ये चीज़ ख़त्म करने के लिए कि एक सिर्फ हम बच्चों को रटवाए जाए ये चीज़ ख़त्म हो और एक नया एजुकेशन सिस्टम हो जिसमें बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, एक इंडिविजुअल का उसकी कैपेबिलिटी और एबिलिटी के हिसाब से उस बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाए. यूनिवर्सिटी एजुकेशन ने क्या बोला, यूनिवर्सिटी कमीशन ने क्या क्या किस उद्देश्य के साथ था वो, हाँ आकृति. डेवलप सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मोटिवेट मोर एंड मोर नॉलेज, द रियल मीनिंग ऑफ लाइफ, टू प्रोवाइड वोकेशनल. सबसे इम्पोर्टेंट है वोकेशनल एजुकेशन, क्योंकि हाँ कि वो अपनी लाइफ अर्निंग. वोकेशनल एजुकेशन का मतलब होता है कि ऐसी एजुकेशन जिससे बच्चा स्कूल एजुकेशन के बाद या यूनिवर्सिटी एजुकेशन के बाद बच्चा कुछ कमाने लग जाए. यूनिवर्सिटी कमीशन का मतलब है यूनिवर्सिटी लेवल पे जो उन्होंने एम्स लेके चले थे. ठीक है, अब वोकेशनल एजुकेशन जैसे आप लोग जो भी आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो उसके बेस पे ही आपको जॉब मिलती है. क्लियर. तो यहाँ पे क्या कि वोकेशनल एजुकेशन की ऐसी एजुकेशन हो कि आफ्टर कंप्लीटिंग अ यूनिवर्सिटी एजुकेशन हिज और हर कि वो ही और शी इज एबल टू गेट द जॉब.
एम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इन 1950 to 53, सोचो कब आया था? इसके एम्स क्या हैं? डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप, क्योंकि हम एक फ्री कंट्री में थे तो सबके राइट्स का हमें सम्मान करना। ट्रेनिंग इन द आर्ट ऑफ लिविंग एफिशिएंटली, जो 10th के बाद जॉब छोड़ देते हैं वो एजुकेशन कई बार +2 में या यूनिवर्सिटी एजुकेशन पे नहीं जाते, तब हमें सेकेंडरी एजुकेशन में भी कुछ एजुकेशन ऐसी देनी चाहिए जो ही और शी इज एबल टू गेट द सम वर्क। Importance of vocational efficiency, development of personality, education for leadership. इतनी कॉन्फिडेंस बच्चे के अंदर क्रिएट करना कि बच्चा जो बच्चा चाहता है उस चीज़ को वो कर सके। लीडरशिप क्वालिटी का मतलब थोड़ा ना कि नेता क्रमण के वोट डलवानी है। लीडरशिप का मतलब होता है लीडरशिप क्वालिटी कि ही और शी इज हैविंग सम कॉन्फिडेंस। हाँ, चाहे वो अपने छोटे छोटे कामों की ही जिम्मेदारी लेके एक लीडरशिप क्वालिटी बच्चे के अंदर डेवलप होने चाहिए। सेकेंडरी लेवल बच्चा कितना बड़ा है? 14-15 ईयर्स का, तो कौन सी लीडरशिप करेगा? लेकिन अपनी लाइफ को वो समझ सके, अपनी जिम्मेदारी उठाना सीख सके। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, जैसे आप बच्चों को छोटे छोटे टास्क देते हो घर में भी, आप अपनी प्लेट को किचन में रखेंगे, है ना, आपने अपना बैग नहीं रखा, आपने अपनी बुक्स नहीं रखी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास कराते हो ना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो एक अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों चीज़ें उसको आप सिखाते हो कि अगर उसकी इरेजर खो जाए, सपोज वो काम कर रहा है उसकी इरेजर मिस हो गई, आप बोलते हो आपने नहीं रखी ध्यान से, आपको उठानी चाहिए थी, बिकॉज यू आर अकाउंटेबल फॉर योर थिंग्स, आपकी जिम्मेदारी थी वो उठाना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस अकाउंटेबिलिटी दोनों साथ साथ चलते हैं, और इन दोनों से मिलके बच्चे के अंदर क्या क्वालिटी आती है? लीडरशिप। इसमें एक नया टर्म है नेशनल पॉलिसी ऑफ ऑन एजुकेशन, NPE। जिन्होंने पढ़ा है NPE पढ़ा है किसी ने? अभी रिसेंट में क्या चेंजेस हुए NPE में जो इम्प्लीमेंट नहीं हुए? क्या है रिकमेंडेशंस, किसी को पता है? वो पैटर्न है मैम एजुकेशन का। हाँ, कि बोर्ड खत्म करेंगे, हाँ, हाँ, है ना। ये अभी जो अभी सजेशन में है दैट इज कॉल्ड रिकमेंडेशन, ठीक है, सुझाव है ये। स्कूल में तो मैम वही पॉलिसी पे भी पढ़ाई, अभी तो वही चल रहा है। अभी तो वही चल रहा है। बिफोर इम्पार्टिंग दिस न्यू पॉलिसी, जब हम एजुकेशन पॉलिसी में सिर्फ एजुकेशन फील्ड में गवर्नमेंट के क्या विज़न लेके वो एक लेवल पे आ रही है, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल पे, चाहे सेकेंडरी लेवल पे, चाहे प्राइमरी लेवल पे, उसको ही बोलते हैं नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, NPE, या अब इसको NEP बोला जाता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। पहले बोलते थे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। पहले ये 86 में आई, 68 में आई, फिर 86 में आई, ठीक है। 86 में जो फ्री एजुकेशन का दिया था ना, फ्री एजुकेशन फॉर, वो अब जाके इम्प्लीमेंट हुआ है कुछ सालों, 2007 में होता, 2007 में हुआ है शायद इम्प्लीमेंट। फ्री एजुकेशन फ्रॉम 14 ईयर्स टिल 14 ईयर्स तक है ना, जो गवर्नमेंट ने अभी कर रखा है। या एजुकेशन फॉर राइट टू एजुकेशन, जो बहुत पहले रिकमेंडेशन आ गई, तो 68 में आई, 86 में आई। इट्स अ अपडेट वर्जन ऑफ 86 में जो गवर्नमेंट स्कूल नहीं नेशनल पॉलिसी, जो नेशनल पॉलिसी का मतलब होता है सबके लिए, ऐसा नहीं है। फॉर्मल स्कूल, इनफॉर्मल स्कूल सब। ऐसा देखो, प्राइवेट स्कूल्स में भी कोटा होता है, जो We are giving lots of money to this. नहीं, हाँ, गिविंग लॉट ऑफ मनी, सही बात है, पेरेंट्स तो दे ही रहे हैं। नेचुरलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म, इनको इस फिलोसफिकल थॉट। क्वेश्चन नंबर बोल देना प्लीज, तीनों के जरा मुझे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा लाउड बोलना है। क्वेश्चन नंबर 6, सिंपल टर्म्स में, इट इज द फिलोसफिकल थॉट ऑफ सम स्कॉलर्स
all thinkers, all philosophers about education. ठीक है, the first one is idealism. Second is Natural. Pragmatism. in short Is is Okay. it's a philosophical thought. About education. According to idealism, what type of education? According to naturalism, what type of education should be there? And according to the pragmatism, what type of education should be there? Idealism कहता है कि सही शिक्षा वो है, the right education is that tells about the God. ये strongly believe करते थे God में, soul में, spirituality में, कि अगर कोई भी एजुकेशन जो भी इन 3 चीज़ों का फॉलो करता है ज्ञान करा देगा, दैट इज कॉल्ड द राइट एजुकेशन. ठीक है, दैट इज आइडियलिज्म. नेचुरलिज्म बिल्कुल अपोज करता है इसे. अपोज गॉड, सोल. वो कहता है नो, जो नेचर है, नेचर इज मेड अप ऑफ मैटर. वो बेसिक नेचुरलिज्म को भी इसलिए मैटरलिज्म भी बोलते हैं. वो कहता है राइट शिक्षा वो है जो मैटर के बारे में बताए, मैटर के यूज के बारे में बताए, इस मैटरलिज्म के बारे में, संसार के बारे में बताए. इसके सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे इंडियन फिलोसोफर, इंडियन गाइडर, म्यूजिशियन जिसे आप कह सकते हो, रविंद्रनाथ टैगोर. उनका जो स्कूल है अभी भी वो क्या है, नेचर में है. वो बहुत ही अच्छी फैमिली को बिलोंग करते थे रविंद्रनाथ टैगोर, लेकिन नेचर को बहुत महसूस करते थे, इसलिए अपना घर छोड़ दिया और एक स्कूल खोला. क्या नाम है उसका? गीतांजलि कर, शायद शांति निकेतन. शांति निकेतन है शायद, फॉरगॉट द नेम ऑफ द स्कूल. नेचर में बनाए कि नेचर को सर्च करो. ऐसी एजुकेशन जो हमें नेचर के बारे में बताए, मेटलिज्म के बारे में बताए, उसको वो सही राइट एजुकेशन. नेचर से जुड़े हुए हैं, वो ये चीज़ बताता है. तो नेचर भी तो गॉड ही है ना, गॉड से ही. मैटर जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती, महसूस नहीं होती, हम उसमें क्यों बिलीव करें? हम इस ग्लास पे बिलीव ना करें क्योंकि हमें दिखाई देता है, हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसका यूज़ पता है हमें एजुकेशन से हमें ग्लास पता है, ग्लास एक चीज़ होती है, लेकिन एजुकेशन से हमें इसका यूज़ समझना है कि हम इससे पानी पी सकते हैं. जो मेटलिज्म के बारे में बताए, मैटर के बारे में बताए, बिकॉज दिस नेचर इज मेड अप ऑफ मैटर, इसको हम छू सकते हैं. व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट इज स्पेस, occupies space and has weight is called matter. तो मेटलिज्म नेचर में हर चीज स्पेस की है, चाहे वो पेड़ है, पौधे हैं, हर चीज हमें कुछ ना कुछ सिखाती है. ऐसी एजुकेशन जो हमें नेचर के बारे में बताए, ये क्यों बनी, कैसे बनी, क्या मैटर होता है, क्या है, जो प्रैक्टिकल चीज हम करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, उसका यूज हम उस नेचर के यूज हम जाने. एजुकेशन से तो हमें कोल का यूज समझ में आया, एजुकेशन से जो नेचर ने हमें चीजें दी हैं उनका यूज समझ में आया. डिफरेंट एक पानी एक ऐसी चीज से हम नेचर ने हमें दिया, और नेचुरली जब हम उसे पीते हैं, बच्चे को शायद इसे प्यास लगी होगी, बच्चा नहीं बोल रहा, लेकिन लगी होगी, पानी रहता है तो वो थोड़ा शांत हो जाता है. धीरे धीरे बच्चा वो जानता है कि पानी पीने से मेरी ये जो डिजायर है, जो मेरी बॉडी क्रिएट कर रही है, वो खत्म हो जाएगी. मुझे प्यास भी लगी है, एक तरफ पानी है, कोल्ड ड्रिंक, तरफ पी के देखना, प्यास नहीं बुझेगी कोल्ड ड्रिंक से. पानी एक नेचुरल चीज़ है. पानी एक ऐसी नेचुरल चीज है जिससे हमें जो डिजायर हमारी बॉडी क्रिएट कर रही है वो हमें फुलफिल हो रही है. तो एक जो डिजायर, हमारी नीड्स, हमारी बॉडी, हमारी रिक्वायरमेंट्स जो भी हैं एजुकेशन से, वो नेचर से पूरी होंगी. वो एजुकेशन हमें सिखाएगी इस नेचर से हम अपनी डिजायर्स को कैसे पूरा कर सकते हैं. वही राइट एजुकेशन. क्लियर? ये सिर्फ आइडियलिज्म आप कहाँ पे कहोगे? एंशिएंट वैदिक में. नेचर में आप बुद्धिस्ट में आ गए. ठीक है. नेचुरलिज्म
और प्रैग्मेटिज्म कहता है कि सही एजुकेशन वो है जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं उसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ये फोर्स करते हैं प्रैक्टिकेबिलिटी पे, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिस। प्रैग्मा ग्रीक वर्ड है, इसका टर्म का मीनिंग है प्रैक्टिस। हम इस एजुकेशन को प्रैक्टिकली कैसे यूज कर सकते हैं, ये हमें नेचर के बारे में बता रहा है, ये हमें प्रैक्टिकल यूज के बारे में बता रहा है, जिससे हम मैटर को, नेचर को समझ सके, अपने आसपास की चीजों को समझ सके। ऐसी चीज को समझने से कोई क्या फायदा जो हमें दिखाई सुनाई दिखाई नहीं देती। क्या करेंगे हम इसका, क्योंकि ये इनका मानना है कि अगर सपोज एक बंदे को आप छोड़ दो जंगल में, ठीक है, उसे भूख लगी है, क्या वो इसके बारे में सोचेगा? नो। किसके बारे में सोचेगा? मेरे पास जो नेचर है मैं अपनी भूख कैसे मिटा सकता हूँ, ठीक है। वो एनिमल इंटीमेसी पे जीता है इंसान, फिटेस्ट फॉर द सर्वाइवल पे जीता है कि बाय हुक और बाय क्रुक मुझे जिंदा रहना है इस नेचर में। उस नेचर का प्रैक्टिकल यूज कैसे करना है, और जो एजुकेशन हमें इन चीजों के बारे में बताए वही सही शिक्षा है। इनके थॉट्स का ये मानना है, ये कोई चीज नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ विचार है। बस ये ध्यान में रख के पढ़ना है इस चीज को। दीज आर द थॉट्स। ये प्रैग्मेटिज्म कोई चीज नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है किसी चीज का बताएंगे, बस एक थॉट है। एक ग्रुप ऑफ पीपल जिन्होंने इस विचार को फॉलो किया कि हाँ सही शिक्षा वो है जो हमें प्रैक्टिकली नॉलेज बताती है। अब मैंने कंप्यूटर सीख लिया और ये जब तक आप करोगे नहीं, उसका प्रैक्टिकल यूज नहीं है तो ऐसी चीज़ों का फायदा थोड़ी ना है। लेकिन अगर मुझे वो चीज़ प्रैक्टिकल, ऐसी एजुकेशन जो उसका प्रैक्टिकल यूज बताती है वही सही शिक्षा। इस ग्रुप को बोल दिया क्या, प्रैग्मेटिज्म है। जो नेचर के बारे में बताए नेचुरलिज्म। जब आप इसे घर जाके पढ़ोगे, इसके प्रिंसिपल्स को पढ़ोगे, अगली क्लास में जो भी डाउट हो मुझसे पूछ ले। इसको घर जाके पढ़ना, बस ये ध्यान में रख के पढ़ना, दीज आर द फिलोसॉफिकल थॉट्स। ये कोई चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। पढ़ते पढ़ते आपको लगेगा कि हम एक चीज़ के बारे में बात करें, नहीं, वी आर टॉकिंग अबाउट द फिलोसॉफिकल थॉट्स। यहाँ के 3 क्वेश्चन कवर होते हैं। नेचुरलिज्म, इसका बेसिक ये है कि ये इसको बिल्कुल अपोज करता है, और इन चीज़ों का जो ब्लेंडेड कॉम्बिनेशन है वो गांधी जी ने दिया। गांधी जी की फिलॉसफी एजुकेशन के बारे में, यानी कि उनकी सोच कैसी शिक्षा होनी चाहिए। गांधी जी ने कोई सिस्टम नहीं दिया था। रिमेंबर दिस थिंग कि गांधी जी ने कोई सिस्टम नहीं दिया था। गांधी जी ने सिर्फ ये बताया था कि मेरे हिसाब से एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। उन्होंने उस एजुकेशन का नाम दिया बेसिक एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। इसको स्टॉप करना। ये जितने भी, ध्यान रखना, जितने भी कमीशंस बने आप पढ़ोगे, ये सिर्फ रिकमेंडेशंस थी जो गवर्नमेंट ने एक कमेटी को बनाया, ग्रुप ऑफ पीपल उनको ज्वाइन किया और उसका एक चेयरमैन बनाया, जिसके चेयरमैन के नाम पे उस कमीशन का नाम पड़ा, तो इसलिए इसको कोठारी कमीशन ने बोला जाता है। और इंडियन एजुकेशन, पेज नंबर बता दो उसे। पेज नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 12। हम ये वाला मार्क क्वेश्चन नंबर 12, कोठारी कमीशन। जब आप अगर एनटीटी का बीएड के लिए जाओ, कोठारी कमीशन की पूरी रिकमेंडेशन आपको लर्न करनी है कि उन्होंने पर्टिकुलर सेक्शन के लिए क्या उनकी सुझाव थे। रिकमेंडेशंस मतलब सुझाव कि वुमेन एजुकेशन के लिए क्या होना चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन के लिए क्या होना चाहिए, सेकेंडरी एजुकेशन में क्या होना चाहिए। तो जितनी भी रिकमेंडेशंस हैं वो, और जितने भी कमीशन है, कोठारी कमीशन को हम इंडियन एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं। ये जो कोठारी नाम आया है, जितने भी चेयरमैन हैं, जो उनके हेड, जो उनको लीड कर रहा था उस कमीशन को, उसके नाम पर, ठीक है।
इसमें 16 मेंबर्स थे, 11 वर इंडियन एंड 6 वर फॉरेन एक्सपर्ट. The aim of education was to advise the government to form the policies and principles for the development of education at all stages in all aspects. All stages मतलब यूनिवर्सिटी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी. उन्होंने सब कोठारी कमीशन ने सारे लेवल के लिए अपने सुझाव दिए. अब वो क्या किस उद्देश्य, क्या मेन उद्देश्य था कि मेन एम क्या था इस कमीशन का कि हर लेवल पे डेवलपमेंट. ये नहीं कि मैंने यूनिवर्सिटी पे कर दिया तो मैं सेकेंडरी छोड़ दूँ, सेकेंडरी कर दिया तो मैं प्राइमरी छोड़ दूँ, नहीं, हर लेवल पे फ्रॉम द रूट टू द बॉटम. रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन, पहला रिकमेंडेशन है, पहला सुझाव क्या था, एजुकेशन एंड प्रोडक्टिविटी. पहले से पढ़ लो. अकॉर्डिंग टू द कमीशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट रिफॉर्म नीड इन एजुकेशन टू ट्रांसफॉर्म इट और रिलेट इट टू द नीड्स, लाइफ एंड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल. यानी कि हमारा एजुकेशन बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए. जो भी हम पढ़ाई करवा रहे हैं वो प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड होना चाहिए, उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रख के होना चाहिए. हम ऐसी शिक्षा ना दें जिससे उसका कोई यूज़ ही नहीं है, वो रिलेट ही ना कर पाए अपनी एजुकेशन. इसलिए जब कोई टीचर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ाता है तो जब वो क्लास स्टार्ट करता है, किसी भी सब्जेक्ट पढ़ाने से पहले कई बार क्वेश्चन होता है, ये सब्जेक्ट बहुत आम सा क्वेश्चन है जो हर बच्चे दिमाग में आता है, इसे क्यों पढ़ रहे हैं. तो अगर टीचर ये चीज़ लेके जाए कि पहले उस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल यूज़ बताए कि आप लोगों के लिए कितनी क्यों इम्पोर्टेंट है, वो तो ऑटोमेटिकली वो इंटरेस्ट क्रिएट कर देगा. ठीक है. तो एजुकेशन कैसा होना चाहिए, जो उनकी नीड के हिसाब से हो, उनकी लाइफ में काम आए, उनकी उम्मीदों पे खरा उतरे. दे आर पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशो इकोनॉमिक एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन. सोशो इकोनॉमिक, जब अब आप बहुत ज़्यादा लिबरल हो, हर रिलीजन को आप वेरी इजीली एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो. क्यों? क्योंकि हमें एजुकेशन ने ऐसा बनाया. ठीक है ना. स्कूल में सिखाया जाता है ना, सारे भगवान एक होता है, सारे रिलीजन इम्पोर्टेंट होते हैं, सारे फेस्टिवल हमें सेलिब्रेट करने चाहिए. हम एक ही चीज़ को बच्चे को बार बार पढ़ाते हैं. और बच्चा जो स्कूल में पढ़ के आता है, अगर बच्चे को मम्मा हम क्या ये पर्टिकुलर सब रिलीजन कर सकते हैं सेलिब्रेट, हाँ आपका आंसर क्या होता है, क्यों नहीं बेटा करेंगे, थोड़ा करेंगे, हम नहीं मनाते लेकिन हम करेंगे. अब स्कूल में बच्चा हर फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है, क्यों करवाते हैं, ताकि एक सोशल सिटीजन, सोशबिलिटी की डेवलपमेंट, जो सोसाइटी से कनेक्ट करने की उसकी जो एबिलिटी है वो डेवलप हो. अगर हम बच्चे को ये सिखा रहे हैं ये छोटा है, ये बड़ा है, ये उस धर्म का है, ये इस धर्म का है, तो वो अपने आप को सोसाइटी से कनेक्ट नहीं कर पाया. इकोनॉमिक, ऑब्वियस सी बात है, अगर बच्चा एजुकेटेड है, एबल है, तो वो इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग होगा, एबल होगा पैसे कमाने के लिए. आप जो ये कोर्स कर रहे हैं, वाई, बिकॉज यू वांट टू अर्न, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना चाहते हो, है ना. हम लोग इट इज़ द यही थे ना. एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन. कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन को एग्जांपल दे सकते हो. मैम अपने उससे जुड़े संस्कृति से संस्कृति से जुड़े हैं ना, और दूसरों की संस्कृति को ईजिली एक्सेप्ट करना. आज हर फेस्टिवल ग्लोबली मनाया जाता है. आज हम महाराष्ट्र का फेस्टिवल भी सेलिब्रेट कर रहे हैं. इवेंट्स होते हैं, वो भी उस कल्चरल इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं सोसाइटीज़ में, स्कूल्स में. क्यों होते हैं? ताकि हम दूसरों की कल्चर को भी समझने की कोशिश करें, उसे भी एक्सेप्ट करें, और दूसरे हमारी कल्चर को समझने की कोशिश करें. कल्चरल इवेंट्स इसलिए तो कराए जाते हैं ताकि हम डिफरेंट कल्चर्स की नॉलेज ग्रास्प कर सकें और उन्हें एक्सेप्ट कर सकें, उनकी ब्यूटी को समझें. Education and national education and productivity. The link between the education and productivity can be created in the development of the following programs. What do you mean by productivity? I think चीज़ें बनाना, कोई भी प्रोडक्ट
Science education must be an integral part of the school education. Ultimately, study of the science should become a part of all courses in the humanities and social science at the university stage. It was recommended by the Kothari Commission कि science education school education का part होना चाहिए, ह्यूमैनिटी सोशल साइंस यूनिवर्सिटी लेवल पे होनी चाहिए, साइंस और मैथमेटिक्स जो है कंपलसरी करना चाहिए, pupils as a part of general education. Every primary school should have a science corner to keep specimens, model and charts with necessary storage. That's why there is a science labs in the school. Clear? ये recommendations थी जो implement हुई. Every higher primary school should be provided one laboratory cum lecture room. Work experience. Working should be introduced an integral part of all the education. Journal and vocational work is means participate in the productive work in the school, at home, in workshops, in factory or in any productive situation. ऐसा recommended है बट होता नहीं है. कोई भी स्कूल लेवल पे वर्क एक्सपीरियंस कंडक्ट नहीं कराया जाता. जो वोकेशनल एजुकेशन 11th-12th में स्टार्ट हो जाती है, चलो साइंस वाले बच्चे तो फिर भी साइंस लैब्स चले जाते हैं. हार्डली देयर इज अ कॉमर्स लैब इन एनी स्कूल. हार्डली नहीं होता. शायद वर्कशॉप्स वगैरह होते थे फॉर साइंस स्टूडेंट्स, कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए तो कुछ भी नहीं. बच्चे कॉमर्स वाले जो बच्चे हैं वो आज कभी लेजर ही नहीं देखते. तो आप वो इनका कहना उनकी रिकमेंडेशन ये थी कि वर्क एक्सपीरियंस ही बच्चों को कराया जाए सो दैट दे कैन आइडेंटिफाई द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द पर्टिकुलर एजुकेशन. उनके जो वो पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है. वर्क एक्सपीरियंस का हम ये वर्क एक्सपीरियंस क्यों कराते हैं? प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से नॉलेज देने के लिए. एवरी फील्ड एवरीवन नीड्स वर्क एक्सपीरियंस. लेकिन मुझे समझ में नहीं आता इफ नो वन इज देयर टू गेट प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर द फ्रेशर वन, हाउ दे कैन गेट द वर्क एक्सपीरियंस. Impossible task. And everyone asks for the work experience. Vocationalization and the program can be bring education to closer relation with productivity is vocational education. Secondary education should be largely vocationalized in higher education. A great emphasis should be placed on agriculture and technical education. Keep this thing in mind कि जिस टाइम ये recommendations करे जाती हैं, what was the condition of the country? We were the agriculture based country, still we are on agriculture based country. तो उस टाइम जो भी नीड थी सोसाइटी की, ऐसी एजुकेशन दे जो एग्रीकल्चर के बारे में भी हम नॉलेज प्रोवाइड कर सकें. वोकेशनल फ्यू इयर्स बैक दे बीकॉम वगैरह इन सब ये क्या है, ये वोकेशनल एजुकेशन है. जो एक रिकमेंडेशन है कि स्कूल टाइम से ही वोकेशनल एजुकेशन का बेस बनना चाहिए. पहले सिर्फ बच्चे ज़्यादातर BA या BSc करते थे ना, ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे. ये फील्ड में एजुकेशन फॉर सोशल एंड नेशनल इंटीग्रेशन. ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए जो सोसाइटी को भी इंटीग्रेट करे, आपस में जोड़े, और एक नेशनल इंटीग्रेशन की फीलिंग, यानी कि पूरा देश एक है. ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए. अकॉर्डिंग टू कमीशन, कॉमन स्कूल सिस्टम, सोशल सर्विस प्रोग्राम एंड टीचिंग ऑफ लैंग्वेज, लिटरेचर, फिलोसफी एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया would go long way for the improvement of social national integration. इसलिए सारे सब्जेक्ट्स हम लोगों को पढ़ाए जाते हैं. हर लेवल पे एक बार कहीं ना कहीं लेवल पे इंडियन स्ट्रगल आप ज़रूर पढ़ोगे, चाहे 9th में पढ़ें, चाहे 8th में पढ़ें, चाहे 7th में पढ़ें, बट ज़रूर पढ़ाया जाता है. टू क्रिएट द फीलिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, टू रिस्पेक्ट द फ्रीडम वी गॉट फ्रॉम द too much struggle of our ancestors. Common school system in the words of commission, if the education system is to become a powerful instrument of national development in general, social and integration in particular, we must move towards the goal of common school system of public education, which will be open to all children irrespective of caste, creed, community, religion, economic condition or social status. जो स्कूल्स आज रन हो रहे हैं, हम किसी भी बच्चे को इन सब बेसिस पे हम किसी भी बच्चे का एडमिशन डिनाई नहीं कर सकते. देयर इज़ अ स्कूल फॉर ऑल. कि हाँ, ऐसे स्कूल्स होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि सिर्फ वैश्याज ही पढ़ रहे हैं, जो अभी तक चलता आ रहा था पुराने टाइम में कि सिर्फ क्षत्रियाज ही पढ़ेंगे. ऐसा नहीं, सब लोग,
चाहे वो किसी कास्ट को बिलोंग करते हो, किसी कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, किसी कल्चर को बिलोंग करते हो, चाहे वो किसी रिलीजन को बिलोंग करते हो, एवरीवन हैज़ द राइट टू गेट एजुकेशन. सबके लिए कॉमन है स्कूल. इज व्हाट रिकमेंडेड in Kothari Committee. Development and appropriate language policy. Suitable arrangement should be made for teaching mother tongue, Hindi and other modern Indian language. 3 language formula recommended by the Kothari Commission. That is still going on. 3 language system है, Hindi, English as a third language. The third foreign language, it can be Sanskrit, it can be any foreign language. क्योंकि पहले foreign language का इतना क्रेज़ नहीं था, तो पहले जो थर्ड लैंग्वेज होती थी, जैसे जो नॉन हिंदी स्पीकिंग रीजन है, जैसे साउथ में जाओ या पंजाब में जाओ, वहाँ पे पंजाबी वहाँ की पर्टिकुलर रीजनल लैंग्वेज मेन लैंग्वेज जो पढ़ाई जाएगी, और जो अदर लैंग्वेज में वो हिंदी रखते हैं. ठीक है, तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इसको बोलते हैं. इट वॉज रिकमेंडेड बाय द कोठारी कमीशन. स्टिल इट इज़ गोइंग ऑन. तभी आप अप टू 8 आगे आप कंटिन्यू करना चाहते हो 9th में, तो इट्स ऑप्शनल, बट अभी आप 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पढ़ रहे हो स्कूल लाइन में. ठीक है. डेवलपमेंट ऑफ हो गया. प्रमोशन ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस. इट शुड बी एन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज स्कूल एजुकेशन सिस्टम. इट शुड बी अटेम्प्टेड थ्रू द प्रमोशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग, री इवेल्यूशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज एंड द क्रिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग ड्राइविंग फेथ इन द फ्यूचर. अपने देश के बारे में सोचना. आप तभी तो बहुत सारी चीज़ें अपने नेशन के लिए भी पढ़ाई जाती हैं. आप नेशनल एंथम डेली करते हो. क्रिएट नेशनलिज्म, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन द चाइल्ड. ठीक है. एजुकेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन. थर्ड रिकमेंडेशन थी कि ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए. अडॉप्ट न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग. अवेकन क्यूरियोसिटी, एबिलिटी एंड सेंस ऑफ वैल्यूज एंड स्किल इन द स्टूडेंट. दीज आर द, हम अभी ये सब देख रहे हैं. ठीक है ना, बच्चों के अंदर महसूस कर रहे हैं. ये सारा एजुकेशन सिस्टम इन्हीं रिकमेंडेशन के चारों तरफ घूम रहा है. अगर आप रियलाइज़ करोगे तो पढ़ते वक्त प्रैक्टिकली आप स्कूल सिस्टम के बारे में सोचते रहो, जो एजुकेशन आपके बच्चों को आजकल मिल रही है, और ये पढ़ते जाओ. दीज आर द, ध्यान रखना, ये रिकमेंडेशंस हैं, सुझाव हैं, क्योंकि मन में ये पढ़ते पढ़ते आएगा ये तो हो रहा है ना, हो रहा है क्योंकि ये रिकमेंड किया गया था. धीरे धीरे इम्प्लीमेंट हो रहा है, और इसलिए हमारी एजुकेशन सिस्टम डे बाय डे इम्प्रूव कर रहा है. न्यू मेथड ऑफ टीचिंग का अगर मैं एग्जांपल दूँ, स्मार्ट बोर्ड, लर्निंग बाय डूइंग, ऑनलाइन क्लासेस. वो तो इट्स अ डिमांड. जिन लोगों को मोबाइल, बच्चों को मोबाइल चलाने आता था, आज वो टेक्नो सेवी है, बट इसका एक वाइजली यूज़ होना चाहिए. टेक्नोलॉजी हमारी गुलाम होनी चाहिए, हम नहीं. इसका बैड ऑब्वियसली बात है, एवरीथिंग एज अ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इफेक्ट. अब बच्चों की, जिन बच्चों के हाथ में फ़ोन कभी नहीं था, उनके बच्चों को भी हाथ में फ़ोन आ गया. लॉन्ग टाइम इत मिस यूज़ हो रहा है, फिर लॉन्ग टाइम तक देखने के बाद बहुत भी हेल्थ इफेक्ट्स भी आ रहे हैं. सोशल एम्फेसिस ऑन टीचिंग ऑफ वोकेशनल सब्जेक्ट्स एंड साइंस. जो कॉमर्स वगैरह आप पढ़ रहे हो वो वोकेशनल एजुकेशन में आती है. सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज़. Conscious and organized efforts are needed for imparting education in social, moral and spiritual values with the help whenever possible. Ethical teaching of great religions towards making these values an integral part of school program. Some period should be set apart in the timetable. Moral science, EVS. एक टाइम के बाद आता है, एक टाइम तक का, थर्ड तक का EVS है ना. प्राइमरी एजुकेशन में EVS पढ़ते हो आप. वो साइंस प्लस वो वैल्यू एजुकेशन, मॉरल साइंस. ये जो वैल्यू एजुकेशन, मॉरल साइंस 2 वर्ड हैं, ये मॉरल वैल्यूज से हैं. आप अब ऐसे कोई, क्योंकि हम पर्टिकुलर रिलीजन को, क्योंकि वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो हम पर्टिकुलर रिलीजन बेस्ड नहीं पढ़ा सकते. तो हम डिफरेंट स्टोरीज़ के थ्रू हम मॉरल वैल्यू एजुकेशन देने का, या मॉरल वैल्यूज़ को इम्पार्ट कराते हैं थ्रू डिफरेंट स्टोरी. छोटी छोटी स्टोरी हर स्कूल में है. हर स्कूल में वैल्यू एजुकेशन की क्लासेस होती हैं. एक तो ये रिकमेंड किया कि ये होना चाहिए, ताकि टेक्नोलॉजी, साइंस, इन सब के साथ साथ हम एज अ सिटीज़न भी बंदे को बनाए. एक ऐसा ह्यूमन बीइंग ना बनाए जो सिर्फ अर्निंग के लिए बन रहा है, क्योंकि उसको आगे जाके सोसाइटी में जाना है. तो सोसाइटी में रहने के लिए उसके अंदर मोरल एथिक्स होने बहुत ज़रूरी है. तो वैल्यू एजुकेशन, मॉरल साइंस 2 टर्म्स ऐसी यूज़ होती हैं स्कूल्स में,
जो मोरल वैल्यूज़ को इनकलकेट करने के लिए पढ़ाया जाता है। एजुकेशनल स्ट्रक्चर सिलेबस विल बी वेल चूजन, इंफॉर्मेशन अबाउट ईच ऑफ द मेजर रिलीजन शुड बी इंक्लूडेड। द सेंट्रल, जब आप छोटे क्लासेस में पढ़ते हो रिलीजन वाला चैप्टर KG फर्स्ट EVS में पढ़ाया जाता है ना, वी ऑल आर इक्वल, वी आर यूनाइट, इस तरह के चैप्टर्स के नेम होते हैं, ठीक है। फेस्टिवल्स ये बाय, क्योंकि आपका एक टीचिंग मैगजीन होता है नोन टू अननोन। फेस्टिवल सबके लिए नोन है, ठीक है, क्योंकि घर में हर किसी घर में हर किसी रिलीजन में हर किसी घर में छोटे छोटे फेस्टिवल सब में यहाँ मनाए जाते हैं, बट इसके अलावा भी हैं वो हम एजुकेशन के थ्रू देते हैं, तो ना हर रिलीजन के बारे में बताना। एजुकेशनल स्ट्रक्चर कमीशन रिकमेंड द न्यू स्ट्रक्चर पैटर्न ऑफ एजुकेशन लाइक 1-3 years ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन, 10 years ऑफ पीरियड ऑफ जनरल एजुकेशन, नर्सरी LKG UKG फर्स्ट 3 years, फिर आपके 1st to 10 आपकी जनरल एजुकेशन होती है, फिर +2 वाला कॉन्सेप्ट आता है जो आपकी 11th-12th होती है, फिर आपका +3 years आपका 10+2+3 वाला BA ग्रेजुएशन जो आप करते हैं, यूनिवर्सिटी एजुकेशन। एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए एजुकेशन का। इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब नाम ये हेडिंग से ही क्लियर है कि हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए पढ़ने के लिए, वेदर इज अ बॉय और अ गर्ल और अ हिंदू और अ मुस्लिम और अ सिख और अ क्रिश्चियन or from backward class or from general class, everyone has the right to get the proper equal opportunity for education. Teacher status, social, economic and professional status of teachers should be improved. The commission emphasizes the necessary effort should be taken to raise the economic and social professional status of teacher and feedback talented youth into the profession. इसी की रिकमेंडेशन है, अगर किसी भी टीचर का हम इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस बहुत अच्छा करेंगे तो वो स्कूल में अच्छा परफॉर्म करें। उनका रिकमेंडेशन थी टीचर्स को इकोनॉमिकली सोशल तो अपग्रेड करना है, प्लस उनकी टाइम टू टाइम इन सर्विस प्री सर्विस ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। प्री सर्विस जो आप BEd और NTT कर रहे हो प्री सर्विस प्रोग्राम्स होते हैं, और इन सर्विस जो आपकी वर्कशॉप्स वगैरह होती हैं, सेमिनार्स होते हैं। मिनिमम गवर्नमेंट एट द स्कूल से द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड ले डाउन द मिनिमम स्केल ऑफ पे फॉर स्कूल टीचर्स। रिकमेंडेशन दी थी अर्जेंट नीड ऑफ रिफॉर्म टू अपग्रेड द स्केल ऑफ पे टीचर्स, ठीक है। उन्होंने कहा कि एक रिकमेंड दिया कि टीचर्स की जो पे है वो एकदम से बढ़ानी चाहिए, ठीक है, और एक बेसिक पे इतना उनको मिलना ही मिलना ये फिक्स करना चाहिए गवर्नमेंट को। अदर रिकमेंडेशंस क्या थी? करिकुलम कैसा होना चाहिए, टीचिंग मेथड कैसा होना चाहिए, गाइडेंस एंड काउंसलिंग गिवन टू द स्टूडेंट्स बाय द टीचर्स, या बाहर से काउंसलर्स आएँ। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए, इसमें आपका वो आता है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ठीक है। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर में यह है कि ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, बाथरूम होना चाहिए, इतने इतने बाय का कमरा होना चाहिए, देयर से सेपरेट बाथरूम फॉर बॉय एंड गर्ल, ये मिनिमम फैसिलिटी होनी ज़रूर। चौक होनी चाहिए, बुक्स होनी चाहिए, डेस्क, ये डेस्क हो ना हो पर ये होना चाहिए, क्योंकि अभी भी कई स्कूल्स ऐसे हैं इंटीरियर में जहाँ पर डेस्क नहीं है, ठीक है। इवैल्यूएशन होना चाहिए टाइम टू टाइम। इवैल्यूएशन होता है कि जो हमने सेट किया है क्या वो चीज़ हमें हासिल हुई है। हम एक सेट मार्क रखते हैं, क्या इतना हमें इस मंथ में अचीव करना है या इस ईयर में हम अचीव करना है, फिर हम उसको इवैल्यूएट करते हैं कि कहाँ हमारी ड्रॉबैक्स रहे, कहाँ हमने ज़्यादा अच्छा किया। दैट इज़ कॉल्ड इवैल्यूएशन, ठीक है। जो आपका बच्चों का रिजल्ट मिलता है ना A ग्रेड B ग्रेड, वो इवैल्यूएशन हो, हम इवैल्यूएट करते हैं बच्चे को, ठीक है, जज नहीं करते, इवैल्यूएट करते हैं। अब आप 13 में रोल ऑफ टीचर है, 15 ये प्लीज़ पढ़िएगा 13, 14, 15 मैं करा दूंगी, ठीक है। 16 एजेंसी आप पढ़ लेगा, 15 7 एजेंसीज आप क्वेश्चन नंबर 17 भी पढ़िएगा। 15, 16 एंड 18 ये 3 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी,
ठीक है, आपका ये पूरा पेपर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 इससे आगे एक दूसरी करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, इसे याद कर रहे हैं।